हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो इस बार आगे की श्रृंखला में हम देखते हैं राजस्थान के इतिहास के बारे में। यदि हमें राजस्थान के इतिहास के बारे में जानना हो तो हम उसके एक कड़ी के रूप में पुरालेख को देखते हैं, अर्थात पुरालेख के माध्यम से राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम जानेंगे पुरालेख होता क्या है। पुरालेख मतलब लिखित दस्तावेज, अर्थात लिखित दस्तावेजों को हम पुरालेख कहते हैं। पुरालेख की सामग्री जो सरकारी विभाग होते हैं, प्राचीन घराने होते हैं, यहाँ पाई जाती है। राजस्थान का इतिहास जानने के बारे में जानने का सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया स्रोत कौन सा होता है? पुरालेख। तो पुरालेख के माध्यम से हम राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब बात करें हमें राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी किन किन जगह से प्राप्त होती है। तो राजस्थान के इतिहास के बारे में 3 जगह से हमें जानकारी प्राप्त होती है। एक तो पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और पुरालेख। तो आज के हम टॉपिक के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर हम पुरालेख के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आता है राजस्थान की पुरालेख सामग्री, जिसमें सबसे पुरालेख सामग्री को पहला पॉइंट लेते हैं हम खरीता के बारे में। अर्थात खरीता किसे कहते हैं? कभी कभी परीक्षा में प्री या मेंस परीक्षा में इसके बारे में 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है कि खरीता क्या होता है। तो खरीता उन प्रश्न पत्रों को कहा जाता है, उन लेटर्स को कहा जाता है जो एक शासक के द्वारा दूसरे शासक को भेजे जाते थे। अर्थात एक राजा के द्वारा दूसरे राजा को भेजे जाने वाले पत्र को खरीता कहा जाता है। फिर बात करते हैं परवाना की। तो परवाना उन पत्रों को कहा जाता है जो शासक के द्वारा अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी है उनको जो भेजे जाते थे, उनको परवाना कहते थे। अर्थात अपने छोटे अधिकारी को लिखा जाने वाला प्रशासनिक पत्र क्या कहलाता है? परवाना कहलाता है। शासक के द्वारा अपने अधीनस्थ को जारी किया गया आदेश ही परवाना कहलाता था। तीसरे पॉइंट में बात करें तो हम वकील रिपोर्ट। मुगल दरबार में राजपूत शासकों के द्वारा जो नियुक्त राजदूत दरबार की जो घटनाएं भेजता था वही वकील रिपोर्ट कहलाती थी। अर्थात मुगल दरबार में राजपूत शासकों के द्वारा जो नियुक्त राजदूत दरबारी होता था, जो घटनाएं भेजता था, वही रिपोर्ट वकील रिपोर्ट कहलाती थी। अर्थात प्रत्येक राज्यों से बादशाही दरबार में वकील नियुक्त किए जाते थे। अर्थात प्रत्येक राज्य जो भी मुगल के प्रभाव क्षेत्र में आते थे वे बादशाह के दरबार में अपने अपने वकील नियुक्त करते थे और ये वकील अपने शासकों के हितों की रक्षा और सूचना भेजते थे। इन वकीलों के द्वारा लिखी गई सूचनाएं वकील रिपोर्ट कहलाती है। फिर आगे बात आती है बहिया किसे कहते हैं? बहियों में राजा के दैनिक कार्यों के संचालन का बोध होता था कि राजा किस दिन क्या कार्य करता है या किस दिन क्या कार्य करना है, उसके संचालन की सूची बहियों में लिखी होती है। फिर कहते हैं फरमान। हमें पहले सुनते थे हम राजा के द्वारा फरमान जारी किया गया है। अर्थात फरमान क्या होता था? मुगल बादशाह के द्वारा जारी आदेश को ही फरमान कहते हैं। कभी कभी फरमान सार्वजनिक होता था तो कभी कभी फरमान मनसबदारों के लिए होता था। फिर सियाह हुजूर। राज परिवार के लिए खर्चे का उल्लेख सियाह हुजूर में मिलता है। अर्थात राज परिवार जो खर्च करते थे पैसा, उस खर्चे का उल्लेख कहाँ मिलता है? सियाह हुजूर के अंदर। अगले की बात करें तो दस्तूर कोमवार। दस्तूर कोमवार के बारे में बात करें तो पदाधिकारियों के नाम और जातिवार विवरण दस्तूर कोमवार में मिलता है। अर्थात जितने पदाधिकारी हैं जो अलग अलग पदों पे पदासीन होते थे पहले, तो उन पदाधिकारियों के नाम और उनकी जातिवार विवरण, अर्थात वो किस जाति से संबंधित थे, ये सब दस्तूर कोमवार में लिखे जाते थे। दस्तूर कोमवार जयपुर राज्य के अभिलेखों की महत्वपूर्ण अभिलेख श्रृंखला भी मानी जाती है। इसके बाद आता तोजी रिकॉर्ड। तोजी रिकॉर्ड की बात करें तो दैनिक व्यय का हिसाब विवरण तोजी रिकॉर्ड में होता था। फिर आता 68 रिकॉर्ड। 68 रिकॉर्ड में भूमि की किस्म, किसान का नाम, भूमि का नाप और लगान का विवरण होता था। अर्थात उस समय 68 रिकॉर्ड में क्या होता था कि किसान की भूमि के बारे में सब कुछ होता था। अर्थात भूमि की कैसी किस्म है, कैसी मिट्टी है, वो भूमि किसके नाम है, अर्थात किसान का नाम, भूमि के नाप, अर्थात किसान के नाम पे कितनी भूमि है, और लगान का विवरण, अर्थात किसान वार्षिक रूप से कितना लगान देगा, इसका विवरण होता था किसमें? 68 रिकॉर्ड के अंदर। फिर बात करते हैं दस्ती रिकॉर्ड। दस्ती रिकॉर्ड क्या होता था? जोधपुर राज्य का प्रमुख रिकॉर्ड दस्ती रिकॉर्ड माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं दस्ती रिकॉर्ड के बाद मंसूर की बात करें तो मंसूर क्या होता है? कभी कभी 2 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है कि मंसूर
क्या होता है। अब वही बात कि मंसूर क्या होता है, एक प्रकार का शाही आदेश होता है जिसे बादशाह की मौजूदगी में शहजादा जारी करता था, अर्थात जिसे बादशाह की मौजूदगी में शहजादा जारी करता था। उत्तराधिकारी युद्ध के बाद औरंगजेब ने ये जारी किए थे। कौन सा? मंसूर। फिर आता सनद। सनद किसे कहेंगे? सनद एक प्रकार की स्वीकृति होती है जिसके द्वारा मुगल सम्राट अपने अधीनस्थ राजा को जागीर प्रदान करता था। कि अर्थात मुगल राजा क्या करता था कि उसके अधीन जो भी राजा थे तो उनको बताता था कि इनकी जागीर यहाँ से यहाँ तक और इतनी जागीर होगी, यह उनका सनद कहलाता था। फिर वाक्या। तो वाक्य में राजा और राज परिवार की विभिन्न गतिविधि, रस्म, व्यवहार दर्ज, ये सब दर्ज किए जाते थे। वाक्य में क्या? राजा और राज परिवार की जो विभिन्न गतिविधियाँ होती है, रस्में होती है, व्यवहार होते हैं, ये सब दर्ज किए जाते हैं। इसके बाद आता खानसामा। खानसामा किसे कहेंगे? तो खानसामा वस्तुओं के निर्माण, क्रय, राजकीय विभागों से सामान क्रय और संग्रह का कार्य करता था। ठीक है, खानसामा एक व्यक्ति का नाम है। तो खानसामा कौन होता था? जो वस्तु का निर्माण, क्रय करना, राजकीय विभागों से सामान खरीदना और इकट्ठा करना, ये वाले काम करता था। कौन? खानसामा। इसके बाद हम बात करते हैं खतूत, महाराजगान और अहलकारान। अर्थात खतूत, महाराजगान और अहलकारान। ये जो खतूत, महाराजगान है और अहलकारान है, इसके द्वारा देशी शासकों, मराठों, पिंडारियों, मुगल दरबार और पड़ोसी राज्यों के साथ शासन संबंधी व्यवहार होता था। इसके बाद आता अर्जदाश्त। अर्जदाश्त किसे कहेंगे? अर्जदाश्त एक लिखित प्रार्थना पत्र होता था। अर्जदाश्त क्या होता है? एक लिखित प्रार्थना पत्र होता था जो कि अधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी को भेजा जाता था। एक अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी को भेजता था, उस पत्र को अर्जदाश्त कहते थे। यह है हमारी अर्जदाश्त है। हस्बुल हुक्म। इसके तहत शाही परिवार के किसी सदस्य के द्वारा अथवा सरदार द्वारा प्रेषित आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को कोई स्वीकृति दी जाती थी जिसमें बादशाह की सहमति होती थी, उसे हस्बुल हुक्म कहते हैं। तो हस्बुल हुक्म किसे कहेंगे? इसके तहत क्या होता है? परिवार के किसी सदस्य के द्वारा सरकार, हम दोबारा देखते हैं इस टॉपिक को। इसके तहत शाही परिवार के किसी सदस्य अथवा सरदार के द्वारा प्रेषित कोई आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को स्वीकृति दी जाती थी जिसमें बादशाह की सहमति भी शामिल होती थी, उसे कहेंगे हस्बुल हुक्म। इसके बाद देखते हैं हम हकीकत वही। हकीकत वही किसे कहेंगे? हकीकत वही में राजा के दैनिक क्रियाकलापों और वैवाहिक संबंधों का उल्लेख होता है कि वो राजा दैनिक रूप से क्या क्या कार्य करता था और वैवाहिक संबंधों अर्थात उनके रानियों और पटरानियों के बारे में विषय में लिखा होता था। हकीकत वही में 1857 के भारतीय विद्रोह की भी चीज़ें मिलती है जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और ये इतिहास की जानकारी के लिए मुख्य स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? पुरालेख कहते हैं। फिर कमठाना बही किसे कहेंगे? राजप्रसाद बनाने में कितना खर्चा आया, कितनी दैनिक मजदूरी दी गई, ये सब कमठाना बही के अंदर लिखे जाते थे। अर्थात राजा के जो महल होते थे, किले होते थे, इनको बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, दैनिक रूप से कितना खर्चा दिया जा रहा है, मजदूरों को कितनी मजदूरी दी जा रही है, ये सब कमठाना बही में लिखी होती थी। अर्थात कमठाना बही में भवन निर्माण या दुर्ग निर्माण संबंधी सारी जानकारी मिलती है कि एक दुर्ग बनाने में कितना खर्चा आता है। आगे बात करते हैं हुकूमत बही की। हुकूमत बही में राजा के आदेशों की नकल मिलती है। जो भी राजा आदेश निकालता था उनकी एक नकल हुकूमत बही के रूप में संरक्षित की जाती थी। इसके बाद आता है निशान। बादशाह के परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा मनसबदार को अपनी मोहर के साथ जो आदेश जारी किया जाता है उसे निशान कहा जाता है। अर्थात बादशाह के जो परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा जो आदेश मनसबदार को जारी किए जाते थे उसमें मोहर लगी होनी आवश्यक थी और वो क्या कहलाता था? निशान कहलाता था। फिर रुक्का। राजा की ओर से प्राप्त पत्र को खास रुक्का कहा जाता है। अर्थात राज्य के पदाधिकारियों या अधिकारियों के मध्य जो पत्र व्यवहार होता है उसे रुक्का कहा जाता है। इस तरह हमने राजस्थान के इतिहास के बारे में जानने के जो स्रोत थे अर्थात पुरालेख के बारे में जानकारी प्राप्त की। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, व्यू करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमारे वीडियोज़ के अंदर किसी प्रकार का सुधार करना चाहते हैं या सुधार चाहते हैं तो हमें उस सुधार के बारे में कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं और अपने सभी दोस्तों के अंदर इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।